दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 18वीं सदी में हवाई आइलैंड 4 साम्राज्यों में बटा हुआ था। ओआहू, मोई, कोआई और हवाई। इन चारों ही साम्राज्यों के अपने अपने प्रधान और देवता थे, इसलिए इनमें अक्सर युद्ध होता रहता था। एक दिन इस लड़ाई झगड़े से तंग आकर माउई साम्राज्य का सेनापति कायाना अपने परिवार को लेकर कोई में जाकर बस जाता है और मछलियों का शिकार बनाकर यह पूरा परिवार न सिर्फ अपनी पेट पूजा करता है बल्कि अच्छे से रहता है। लेकिन एक दिन मोई साम्राज्य का शाही दूत कायाना को तलाशते हुए कोई आइलैंड पर आ जाता है, जिसे देखकर कोई के राजा को युद्ध होने का डर सताने लगता है। लेकिन कायाना ने आइलैंड पर पनाह मांगते वक्त उनसे वादा किया था कि इस द्वीप को मोई कबीले से कोई खतरा नहीं होगा। इसी वादे को निभाते हुए कायाना शांति से दूत से बात करता है, जो इसे बताता है कि तुम्हें राजा ने बुलाया है और अगर तुमने मेरी बात को नजरअंदाज किया तो सजा के तौर पर तुम्हारी जुबान काट ली जाएगी और अगर भागने की फिर से कोशिश की तो इस बार माफी नहीं बल्कि मौत मिलेगी। ये सुनकर कायाना अपने दोनों भाई नमाके और नाही से बात करता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कायाना की वाइफ कुपोही की बहन हेके की शादी नाही से हुई है। परिवार को समझा बुझाने के बाद अगले दिन कायाना अपने कुछ करीबियों को लेकर राजा काहेकली से मिलने मोई द्वीप पर चला जाता है। जैसे ही सिपाही कायाना को देखते हैं तो उसे भगौड़ा मानकर उसका स्वागत हमला करके करते हैं, जबकि एक भाला चलाने वाला पहलवान कायाना से कहता है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तभी तुम राजा काहेकली से मिल सकते हो, जो कि इम्पॉसिबल था क्योंकि आज तक कोई भी इस पहलवान के भालों से नहीं बच पाया था। लेकिन कायाना ना सिर्फ इसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है बल्कि पूरी हिम्मत से इसका सामना कर इसे हार का स्वाद भी चखा देता है। ये देखकर काहेकली कायाना से खुश होकर खुद इसके पास आता है और उसे वापस द्वीप पर अपना सेनापति का ओहदा संभालने को कहता है। लेकिन कायाना दबी आवाज में उसे मना कर देता है, जिस पर राजा काहेकली कहता है कि तुम्हारे पिता यानी मेरे चचेरे भाई ने अपनी आखिरी सांस तक मोई की सेवा की थी, वही हिम्मत तुम्हारे अंदर भी है, पर अफसोस तुमने हमारा साथ छोड़ दिया। मीटिंग के दौरान कायाना उसे यहाँ बुलाने की वजह पूछता है, जिस पर राजा का खास आदमी बताता है कि पड़ोसी कबीला ओआहू का राजा हम पर हमला करने की साजिश रच रहा है। उसके पास दुगनी सेना है जो मोई का नामो निशान मिटा देगी। इस पर नमाके बड़ी हैरानी से पूछता है कि ओआहू साम्राज्य क्यों हमला करेगा, क्योंकि वो तो काहेकली के साथ हमेशा वफादार रहा है। ये सुनकर राजा का बेटा कुपुले रिवील करता है कि राजा को उसके पुरोहित ने मोई साम्राज्य के खिलाफ भड़का दिया है, इसलिए वो अब हम पर हमला करना चाहता है। ये सब सुनने के बाद भी कायाना इनका साथ देने से मना कर देता है, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े में नहीं फंसना चाहता था। लेकिन राजा काहेकली से आज रात यहीं गुजारने और दोबारा साम्राज्य की सुरक्षा के बारे में सोचने को कहता है। कायाना अपनी फैमिली से सलाह मशवरा करता है और परिवार राजा की बात मानने को कहता है, क्योंकि अगर इन्होंने राजा की बात नहीं मानी तो वो इन्हें मार भी सकता था। लेकिन कायाना अपने फैसले पर अटल होकर कहता है कि मैं उस भटके राजा का साथ नहीं दूंगा, वो कई मासूमों की जान का कातिल है। अगली सुबह जैसे ही कायाना नींद से जागता है तो इसके सामने काहेकली खड़ा होता है, जो कायाना को जंगल के बीचों बीच उस जगह पर लेकर जाता है जहां आज भी कायाना के पिता की हड्डियां मौजूद थी, जिनका अपमान ओहुआ साम्राज्य ने किया था। ये देखकर कायाना की आंखें नम हो जाती हैं। काहेकली इसे बताता है कि तुम वही शख्स हो जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। एक तारा एक महान राजा के उदय का संकेत बताया गया था और तुम्हारा जन्म भी उसी खास तारे की रोशनी के बीच हुआ था। तुम ही वो राजा हो जो चारों साम्राज्यों को फिर से एक साथ एकजुट कर सकता है। ये सब सुनकर कायाना भी सोच में पड़ जाता है और अपने भाइयों के साथ मिलकर रात को अपने पिता की हड्डियों का अंतिम संस्कार कर देता है और कसम खाता है कि वो अपने पिता की बेइज्जती का बदला ओआहू के पुरोहित और पूरे साम्राज्य से लेकर रहेगा। इसके लिए कायाना ने एक सॉलिड प्लान तैयार किया था, जिसमें काहेकली को समुद्र के किनारे अपनी सेना लेकर जानी होगी, जिससे घबराकर ओआहू की सेना भी फौरन समुद्र के पास आ जाएगी और मौका देखकर कायाना पूर्वी गढ़ पर हमला कर पुरोहित को अपने कब्जे में कर लेगा। साथ ही मंदिर के कब्जे की बात सुनकर ओआहू का धार्मिक राजा खुद सरेंडर कर देगा, क्योंकि उसके लिए मंदिर की अहमियत बहुत है। ये प्लान काहेकली को बहुत पसंद आता है और इसी प्लान पर वर्क करते हुए मोई की सेना पूर्वी गढ़ पर हमला कर ओआहू की सेना को भी वहां आने पर मजबूर कर देती है और चंद सेकंड में युद्ध एक भयानक रूप ले लेता है, जिसके आखिर में जीत होती है कायाना की सेना की। इसके बाद अब पुरोहित को कब्जे में लेने के लिए कायाना की सेना मंदिर की तरफ जाने लगती है, लेकिन जंगल से गुजरते वक्त ओआहू की सेना जो छुपी बैठी थी वो इन पर हमला कर देती है, जिन्हें कायाना के लोग मार देते हैं। लेकिन जब नामाके इनकी लकड़ी के औजारों को देखता है तो समझ जाता है कि ये दुश्मन सैनिक नहीं बल्कि मासूम किसान थे और इसी गलतफहमी में कायाना के साथियों ने कई मासूमों की जान ले ली, जबकि काहेकली ने तो बच्चों तक को नहीं बख्शा
और तो और मंदिर और उसमें मौजूद शरणार्थियों को भी आग के हवाले कर दिया, जबकि कायाना मासूमों की जान नहीं लेता था। इसलिए जैसे ही काहेक्ली की दरिंदगी के बारे में कायाना को पता चला तो तुरंत वो मंदिर के पास उसे रोकने के लिए आ गया। पर अब सब खत्म हो चुका था और ओआहू के राजा हहाना को भी काहेक्ली ने हिरासत में ले लिया था। हहाना काहेक्ली से पूछता है कि मैंने तो आपका कभी बुरा नहीं चाहा, फिर आपने ये सब क्यों किया? इस पर बिना जवाब दिए काहेक्ली हहाना को मरवा देता है। हहाना की बात से कायाना को पता चलता है कि ओआहू साम्राज्य के हमला करने की बात काहेक्ली ने झूठी फैलाई थी। इतना ही नहीं, कायाना के पिता के अपमान की बात भी सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी। ये सब जानने के बाद कायाना कसम खा लेता है कि अब वो काहेक्ली का कभी भी साथ नहीं देगा। कायाना अब जल्द से जल्द यहाँ से परिवार को लेकर जाना चाहता था, लेकिन काहेक्ली ने उस पर नजरें बनाई हुई थी। दूसरी तरफ हमें काहेक्ली की बहन को दिखाया जाता है, जो अपने भाई से अलग होकर मोई द्वीप पर रह रही थी। इसका पति मोकू, जो द्वीप का मुखिया भी था, वो अपनी पत्नी को बताता है कि काहेक्ली के बेवजह ओआहू पर हमला करने की वजह से अब युद्ध छिड़ने वाला है, इसलिए तुम सब हवाई साम्राज्य चलो। लेकिन इसकी पत्नी मना कर देती है, क्योंकि काहेक्ली की बहन होने की वजह से कोई उसे पनाह नहीं देगा। इस पर मोकू कहता है कि मैंने वहां रहने के बदले वहां के मुखिया से अपनी बेटी काहू मानू की शादी तय कर दी है, जो हमारी मदद करेगा। लेकिन काहू मानू शादी करने और अपने द्वीप को छोड़कर जाने से मना कर देती है। लेकिन खतरे को देखते हुए मोकू की पत्नी उसे दिलासा देती है कि मैं काहू मानू को वहां भेज दूंगी। इधर काहेक्ली कायाना को शाही दूत के हाथों मंदिरों में मिलने का पैगाम भेजता है। दूत कायाना को मंदिर के पास छोड़कर राजा को बुलाने जाता है, पर जब राजा यहाँ आता है तो यहाँ कायाना नहीं होता, क्योंकि वो तो सैनिकों को मारकर अपनी फैमिली के साथ फरार हो गया था। गुस्से में राजा कायाना को मारकर उसकी हड्डियां लाने का आदेश देता है, क्योंकि इनका मानना था कि हड्डियों में ही शक्ति छुपी होती है। दूत जानता था कि कायाना कोई द्वीप पर हेके के पास गया होगा, इसलिए सेना उस तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ कायाना अपनी फैमिली के साथ समुद्री तूफान और खराब मौसम का सामना करते हुए अगली सुबह अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन हेके यहाँ नहीं होता और कुछ देर बाद कोपिले सेना लेकर यहाँ आ जाता है। और खतरे को महसूस कर कायाना जब राजा को देखता है तो वहाँ एक दुश्मन खड़ा होता है, जिसे कायाना मार देता है और बाकी लोग भी इसके पीछे पड़ जाते हैं। कायाना अपनी फैमिली को बचाने के लिए इन्हें यहाँ से दूर ले जाता है, जबकि कुपो ही हेके की तलाश में जुट जाती है। इधर कायाना सैनिकों को चकमा देकर अचानक गायब हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए सेना दो हिस्सों में बंट जाती है। इसी बीच हम ब्रिटिशर से भरे एक जहाज को मोई आइलैंड पर उतरते हुए देखते हैं। दरअसल लंबे समय से समुद्री तूफान में फंसे रहने के कारण इनका सारा खाना खत्म हो गया था और अब इन्हें एक सेफ ठिकाना चाहिए था, ताकि भूख को शांत करने के लिए कुछ खा सके। जबकि दूसरी तरफ काहू मानू अपनी माँ की बात मानकर मुखिया से शादी करने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि वो भी अपने नाना काहेक्ली से छुपकर इस द्वीप पर नहीं रह सकती थी। जंगल में भटकने के बाद आखिरकार कोपो ही अपनी बहन हेके को ढूंढकर उसे पूरी घटना के बारे में बताती है, जबकि कायाना अब सैनिकों के निशाने पर आ गया था। सैनिक इसे पकड़ने के लिए जैसे ही गुलेल से हमला करते हैं, निशाना लगते ही कायाना जमीन पर गिर जाता है, लेकिन हार नहीं मानता और झाड़ियों में छुपते छुपाते जैसे ही आगे बढ़ता है तो इसे एक सुअर और उसका बेबी नजर आता है। कायाना फटाफट सुअर के बच्चे को दुश्मनों की तरफ फेंककर बड़े सुअर को भी उनकी तरफ भेज देता है। सुअर से मुठभेड़ के बीच कायाना यहाँ से भाग निकलता है और गुफा के पास इसे काहू माहू नजर आती है, जो जख्मी कायाना को देखकर तुरंत ही उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है। लेकिन कायाना इसे बताता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो राजा की सेना तुम्हें भी मार देगी। पर काहू मानू इसकी एक नहीं सुनती और उसे एक वीरान इलाके में ले जाती है, जहाँ कोई नहीं आ सकता था। जबकि दूसरी तरफ कुपेले और उसके साथी अब भी कायाना को तलाश रहे थे। थोड़ी देर बाद कायाना को जब होश आता है तो काहू मानू उससे सवाल करती है कि राजा तुम्हें क्यों मारना चाहता था। साथ ही अपने बारे में भी बताती है कि मैं काहेक्ली की बहन की बेटी यानी कि नवासी हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैं नाना से छुपकर ऐसी ही सुरक्षित जगहों पर रह रही हूँ, इसलिए कोई मुझे नहीं जानता। यहाँ पे खुलासा होता है कि काहू मानू की माँ ने दुश्मन साम्राज्य के मुखिया कोमू से शादी कर ली थी, इसलिए अगर काहेक्ली को काहू मानू का पता चला तो वो उसे मार देगा, इसलिए वो उससे छुप कर रहती है। थोड़ी देर बाद जब कायाना अपने परिवार के पास जाने को कहता है तो काहू मानू उसे समझाती है कि एक नाव मुझे हवाई ले जाने वाली है, अगर तुम चाहो तो अपनी फैमिली को लेकर मेरे साथ चलो। कायाना भी इसकी बात मान लेता है और अपने परिवार को लेने के लिए निकल जाता है। इसी बीच ब्रिटिशर्स जो जंगलों में भटक रहे थे, उनमें से एक साथी पर कोपेले के आदमी अटैक कर उसका वेपन छीन लेते हैं, जबकि बाकी ब्रिटिशर्स का सामना कायाना और काहू मानू से होता है। अपनी सेफ्टी के लिए मार्ली कायाना को गन पॉइंट पर ले लेता है और काहू मानू कायाना को बताती है कि जरूर ये लोग यहाँ मुश्किलों से बचकर खाने पीने की तलाश में आए हैं,
इसी बातचीत के बीच मार्ली शूट कर देता है, पर कैप्टन उसके निशाने को डिस्ट्रैक्ट कर कायाना को बचा लेता है। गोली की आवाज सुन कुपेले का आदमी जैसे ही यहाँ पे आता है, कायाना उसे चाकू का निशाना बनाकर मार देता है और ब्रिटिशर्स जल्दी से यहाँ से भागने लगते हैं, जबकि कुपेले गोली की आवाज की तरफ भागा चला आता है। इसलिए कायाना खतरे को देखते हुए काहूमानू को एक निशानी देते हुए उसे तुरंत अपनी फैमिली के पास भेज देता है ताकि वो उन्हें हवाई ले जा सके। इधर ना ही अब लंबे वक्त के इंतजार के बाद खुद कायाना को ढूंढने का फैसला करता है, लेकिन जब नमाके उसे मना करता है तो दोनों भाइयों के बीच लड़ाई होने लगती है और कुपोही इन्हें रोकने की कोशिश करती है। इतने में काहूमानू भी यहाँ पे आकर कायाना को दी गई निशानी को कुपोही को सौंप कर उसे हवाई चलने को कहती है और पूरा परिवार नाव में सवार होकर निकल पड़ता है और इनके साथ एक भटका हुआ ब्रिटिशर भी होता है। इधर कुपूले और उसकी सेना कायाना को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी और भागते भागते कायाना के सामने खाई आ जाती है, यानी आगे रास्ता नहीं था। इसलिए अब कायाना दुश्मनों का सामना करता है। कई लोगों को धूल चटाने के बाद कायाना की हिम्मत भी जवाब देने लगती है, लेकिन जब राजा का दूत उसे मारने आता है तो कायाना जल्दी से उसे ढाल बनाकर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर सबको लगता है कि अब कायाना मर गया होगा। इसलिए कुपेले लाश ढूंढने का ऑर्डर देता है, लेकिन हम कायाना को जिंदा देखते हैं जो इस वक्त ब्रिटिश जहाज में था। ब्रिटिशर्स को देखकर ये काफी घबरा सा जाता है और बाहर निकल कर देखता है कि ये मोई द्वीप से बहुत दूर आ गया है। कैप्टन इसे समझाता है कि तुमने हमारी जान बचाई थी, जिसका बदला हमने तुम्हारी जान बचाकर पूरा कर दिया। अब कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां कायाना अब भी ब्रिटिशर्स के साथ ही था और टोनी उसे अंग्रेजी सिखा रहा था। साथ ही अब इसे गन चलाना और शिकार करना भी आ गया था, जबकि इसका परिवार हवाई में रह रहा था और कुपोही इस उम्मीद में थी कि एक दिन कायाना उनके पास आएगा। दूसरी तरफ हमें काहिकली को दिखाया जाता है, जिसने अपनी आक्रामक राजनीति से अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बना लिया था। कुछ शासक इससे डर कर रह रहे थे तो कुछ इसे मारने की फिराक में लगे थे। इसी में से एक शख्स ने अपने साथी के जरिए काहिकली को जहर देने की कोशिश की, पर राजा को उसके बारे में पता चल गया और उसने उस शख्स के साथ साथ उसके परिवार को वही जहर पिलाकर मार दिया। इस दरिंदगी के किस्से जब हवाई के राजा सुनते हैं तो उसे मारने का फैसला कर लेते हैं। कुछ दिन बाद काहूमानू की भी मुखिया से शादी हो जाती है। अब कायाना अपनी फैमिली के पास जाना चाहता था, इसलिए ये एक दिन सेफ्टी के लिए गन्स खरीदने जाता है, लेकिन दुकानदार इसे सारी गन्स देने से मना कर देता है। पर एक औरत उसकी बहादुरी देखकर कायाना को अपने साथ ले जाती है और पूछती है, मोई का मुखिया यहाँ पर क्या कर रहा है? ये सुनकर कायाना हैरान रह जाता है। वाई कायाना से कहती है कि मैं तुम्हें गन्स दिला सकती हूँ, बस मुझे कैप्टन से मिलवा दो। कायाना भी ऐसा ही करता है और वाई कैप्टन से कहती है कि हम हवाई द्वीपों में मौजूद चंदन की लकड़ी का व्यापार कर अमीर हो सकते हैं। ये सुनकर कैप्टन भी उसके साथ काम करने को राजी हो जाता है, लेकिन कायाना इस प्लान का हिस्सा नहीं बनता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गोरे लोग उसके द्वीप पर जाएं। कायाना को मनाने के लिए वाई से लेकर गुलामों की बस्ती में जाती है और बताती है कि इन लोगों को स्पेनिश ने लूटकर गुलाम बना दिया है और वह हवाई द्वीप का भी यही हाल करेंगे। इसलिए बेहतर है कारोबार करके तुम अपने साथियों के हाथों में हथियार थमाकर उनको मजबूत बना सकते हो। इसके लिए अब कायाना भी मान जाता है, जबकि मार्ली कैप्टन से मिलकर उसे द्वीपों के बारे में बता देता है और अपने कैप्टन को तवाइफ जाल में फंसा देता है। लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए टोनी जब मार्ली के कमरे में जाकर देखता है तो वहां हवाई के द्वीपों का नक्शा होता है। ये देखकर टोनी मार्ली पर गन तान देता है और फिर दोनों में फाइट हो जाती है और इसी के साथ तीनों एपिसोड की सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है कि मार्ली हवाई द्वीपों को नुकसान पहुंचा पाएगा या कायाना इसका प्लान नाकामयाब कर देगा? कमेंट में अपना आंसर जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।